चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक, दैट इज टैक्स लॉज। जो अपना पेपर है दैट इज पेपर नंबर 7। अब जो सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एंड देन अपने टॉपिक पे आएंगे। जो सिलेबस है उसमें दो चीजें कवर की है। टैक्स लॉज का जो आपका जो पेपर है उसमें एक पोर्शन डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसे दो कैटेगराइजेशन है। और जो वेटेज है दोनों का वो अलग अलग है, डीटी वर्सेज इनडायरेक्ट टैक्स, आईडीटी। दिस इज 60 मार्क्स और जो आईडीटी है दैट इज 40 मार्क्स। तो ये वेटेज पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स में हम मेनली इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं और आईडीटी वाले पार्ट में दो मेन टॉपिक्स हैं, एक है आपका जीएसटी और दूसरा है कस्टम्स। ये दोनों टॉपिक्स पे बात होगी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक्ट है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि ये आपकी कमाई पर लगने वाला टैक्स है। तो आप और मैं जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं उस इनकम का एक हिस्सा सरकार को चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट रन करने के लिए और एक्सपेंसेस के लिए, तो वो आपसे इनकम के ऊपर चार्ज किया जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसको इनडायरेक्ट इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज आप डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को पे नहीं करते। जैसे जीएसटी है तो यू आर नॉट पेइंग जीएसटी डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, आप वो जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर या सप्लायर को पे करते हो और वो आपके बिहाफ पे वो कलेक्टेड जीएसटी जाके गवर्नमेंट को सबमिट करता है। तो टैक्स जाता तो कंज्यूमर की पॉकेट से गुड्स पे और सर्विसेज पे, लेकिन अल्टीमेटली किसके थ्रू? सप्लायर के थ्रू। तो मैं अगर सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट करूंगा और मैं गवर्नमेंट को सबमिट करूंगा, आप डायरेक्ट जाके पे नहीं करोगे। तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें एक पार्ट जीएसटी है, दूसरा कस्टम्स है। कस्टम लॉ इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट्स पे लगने वाली ड्यूटी, दैट इज इंपोर्ट ड्यूटी, तो उसको हम कस्टम लॉ बोलते हैं। एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी कुछ केसेस में ड्यूटीज लगती है, तो वो भी यहाँ पे ही कवर होता है वैसा है। तो पहले तो ये वेटेज हमें समझना है। अब दोनों टॉपिक्स अपने आप में एक दूसरे से अलग है, तो एक एक करके हमें इसको अप्रोच करना है। अगर वॉल्यूम वाइज बात करें या अप्रोच वाइज बात करें तो सबसे पहले अपन फोकस करेंगे जीएसटी पे। पेपर में आपको 30 मार्क्स का जीएसटी मिलेगा। कस्टम्स का वेटेज अराउंड 10 मार्क्स है। एक थियरी आता है, प्रैक्टिकल सम आता है, इतना एवरेज चल रहा है। और ये पूरा 60 मार्क्स का कंटेंट है, इसको अपन आईडीटी के बाद ही अप्रोच करेंगे वैसा। तो ये सारी चीजें हैं जो सब्जेक्ट के बारे में कि एग्जैक्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब जो पहला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जीएसटी, आज उसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है क्या, कब आया, किन चीजों पे अप्लाई होता है, बेसिक्स, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी एंड देन जो भी आपका आगे के सेक्शंस और वो सब टेक्निकल पार्ट है वो स्टार्ट होगा। बट फर्स्ट सेशन में आप पहले दो सेशंस सिंपली हम जीएसटी के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, इसके पहले की हिस्ट्री क्या रही है, कौन सी चीजों पे एप्लीकेबल है, वो सब पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें अपना पहला टॉपिक है जीएसटी, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑपोजिशन वाले बोलते हैं गब्बर सिंह टैक्स। हाँ, पार्लियामेंट की स्पीचेस में आप सुनोगे तो वो लोग बोलते हैं गब्बर सिंह टैक्स लगा रखा है, फिर बोलते हैं गलती सब तुम्हारी है, ऐसे सब नाम रखे गए इसके, ठीक है। तो जीएसटी जो है इसका एक्चुअल नेम जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का एक्ट है। ये कानून जो है वो आया मोदी जी के राज में 2017 में, ठीक है। इसका बर्थ डेट है 1 जुलाई 2017। बहुत ही स्पेसिफिक और रेलेवेंट डेट है बिकॉज 1 जुलाई को बहुत सारी चीजें एक साथ आती है। डॉक्टर्स डे आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे आता है और ये जीएसटी डे भी है। रात को 12 बजे पार्लियामेंट खुलवाया और ऐसे बेल बजा के पास किया जीएसटी। दिन में पास हो सकता था, सुबह 10 बजे बुला लेते, लेकिन थोड़ा क्या वो पीआर एक्टिविटी हो जाती है। रात को 12 बजे पार्लियामेंट में कानून पास किया, तो दैट वाज फर्स्ट टाइम कि भाई इस तरीके से आधी रात को कानून पास किया उन्होंने। तो दैट वाज 1 जुलाई 2017। तो ये इसकी बर्थ डेट है। अब एग्जैक्टली ये क्या है वो आप समझो। गुड्स और सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स, ये सप्लाई पे लगने वाला टैक्स है, ठीक है। गुड्स पे और सर्विसेज पे, इनकम पे लगने वाला टैक्स नहीं है। अगर आप कंज्यूमर हो, कुछ भी आप कंज्यूम कर रहे हो, तो इट मे बी गुड्स, इट मे बी सर्विसेज, तो कंजम्पशन पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अल्टीमेटली किसकी पॉकेट से जा रहा है? यूजर की पॉकेट से। जैसे इन सिंपल टर्म्स, अभी आप कस्टमर हो और मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ। ये प्राइवेट कोचिंग इज अ जीएसटी टैक्सेबल सर्विस। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके बदले अगर मैं फीस चार्ज कर रहा हूँ तो वो एक प्रोफेशनल सर्विस होगी। तो आप जो भी मुझे फीस पे करोगे उसके ऊपर एक जीएसटी का एलिमेंट आएगा। तो जीएसटी मेरी पॉकेट से नहीं जा रहा, जीएसटी आपकी पॉकेट से जाएगा। मेरा काम सिर्फ बोलते हैं ना वो कलेक्शन एजेंट का है। मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट करूंगा, सरकार को पे करूंगा, उसमें मेरी कोई कमाई नहीं। जो मैं फीस चार्ज कर रहा हूँ मेरी इनकम है, ऊपर का जीएसटी सरकार की इनकम है। अच्छा, मैंने जो फीस चार्ज की उसमें से मैं इनकम टैक्स भरूंगा, वो अलग बात है। आप जो मुझे फीस पे कर रहे हो उस पर आपके पेरेंट्स ने ऑलरेडी इनकम टैक्स भरा हुआ है, पर आप उस पर जीएसटी भी दे रहे हो। फिर आपको लगेगा यार कितने टैक्स लगा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। वो कभी समझ नहीं आएगा, उसे गवर्नमेंट को समझ आ रहा है कहाँ कहाँ से कितना कितना
जीएसटी, इनकम टैक्स के नाम पे अलग अलग टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट है। अब ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जब आया तो लोगों ने इसको फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया। मोदी जी ने मार्केटिंग इतनी बढ़िया कर दी थी ना, जीएसटी आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, पूरे पता नहीं देश में क्या होने वाला है। फिर बाद में पता चला अच्छा इतना सारा जीएसटी लगेगा। तो पहले तो सेलिब्रेशन कर दिया। सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया कि मार्केटिंग फुल हो गई, सबको लगा कि यार मजा आ रहा है, कुछ तो नया अच्छा हो रहा है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, लेकिन मजा तो फुल आ रहा है। तो जीएसटी के नाम पे यही हुआ। अब अल्टीमेटली अगर सिंपल टर्म्स में बोलूं तो जीएसटी एक रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट है। रिफर्बिश्ड का मतलब पुराना सामान और नया पैकिंग, और कुछ भी नहीं है। जब जीएसटी जैसा कानून इंडिया में आया, इसकी बात, इसकी जो हिस्ट्री है, ये बात हो रही थी, ये बात शुरू हुई थी 1999 में। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1999 में बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने सबसे पहले, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने प्रपोजल रखा कि बोले यार एक ऐसा कानून होना चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए। इसके पहले इंडिया में अलग अलग टैक्सेस बहुत सारे लगते थे। मतलब जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उस पर लगती है एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उस पर लगता है वैट टैक्स, अगर विद इन द सेम स्टेट है। दूसरे स्टेट में बेचते हो तो लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। ऐसी बहुत सारी ड्यूटीज, कुछ अराउंड 17 टैक्सेस थे डिफरेंट डिफरेंट नाम से। अब इतने सारे टैक्सेस, एक बिजनेसमैन बेचारा परेशान हो जाता है, यार मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो ये भरूं, फिर गुजरात से महाराष्ट्र माल बेच रहा हूँ तो सीएसटी, अहमदाबाद भेज रहा हूँ तो वैट, सबका हिसाब अलग अलग रखो, सबके रजिस्टर अलग, सबका डिपार्टमेंट अलग। तो एक बिजनेसमैन परेशान हो जाता था ये सब मेंटेन करते हुए। गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा कि इन सबको ना मिला के एक ही नाम से टैक्स लगा दो ना, खत्म करो, इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों करते हो। तो ये प्रपोजल 1999 में पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया था, एनडीए की उनकी सरकार थी, अलायंस था, उन्होंने दिया। कांग्रेस ने बोला, बोले नहीं, इससे देश को खतरा है, ये अच्छा नहीं है, गब्बर सिंह टैक्स नहीं चलेगा, बोले ये अच्छा नहीं है। फिर बाद में क्या हुआ, 2004 में सरकार बदल गई, फिर आ गई कांग्रेस, यूपीए अलायंस, ठीक है। कांग्रेस ने बोला नहीं, बोले अब जीएसटी अच्छा लग रहा है, इसको लगाते हैं। बीजेपी वाले बोले ये कैसे हो सकता है, जब हमने बोला तब तो देश को खतरा था, अब तो इसको लगाने से देश को ज्यादा खतरा है, ये नहीं हो सकता, चलने दो। 10 साल निकल गए, अब आ गया 2014, फिर आ गई बीजेपी की सरकार। अब बीजेपी बोले अब तो जीएसटी लगाएंगे। कांग्रेस ने बोला भाई अब देश को खतरा नहीं, क्या हो गया। बोला तुम लोग वही कहाँ, ऑपोजिशन का है, हम जो चाहे करेंगे, हम तो लगा रहे, तुम्हारी सुनता कौन है, समझ आ गया। तो पहले तुम्हारी इमेज खराब की हमने सोशल मीडिया में, तुमको कहीं का नहीं छोड़ा, कांग्रेस का एग्जिस्टेंस खत्म होने पे आ गया, अब हम जो चाहे कर सकते हैं। तो ऑपोजिशन को पहले इतना कमजोर कर दिया कि यहाँ पे इसके बाद मोदी जी जो बोलेंगे वो कानून बन सकता है, ऐसा हो गया। अब बोले नहीं, जीएसटी अच्छा है, इसको अप्लाई करेंगे। अब इसको इम्पोज करते करते अगला इलेक्शन है 2019 में, तो बीच में कराया उसको 2017 में, ऑलमोस्ट एवरेज यहाँ पे लगाया जीएसटी। अब देखो ये क्यों हो रहा है, आप अगर समझो 1999 से 2017 जीएसटी पूरा 18 साल का हो गया जब से उसकी बात हुई थी, तब जाके उसको देश का बाहर जो है वो दिया कि अब तू एडल्ट हो गया, अब संभाल लेगा देश का बर्डन, तो अब तुझे इम्पोज करते हैं। तो 18 साल लगा दिए इन्होंने ये डिसाइड करने में जीएसटी लगाना है कि नहीं लगाना है। ये सारा क्रेडिट का गेम है, कौन सी सरकार ये काम करके गई 150 साल बाद भी याद किया जाएगा, उस टाइप का होता है ना, क्रेडिट का गेम होता है। हमने काम किया, इन्होंने नहीं किया, ऐसा हो गया। जब ये कर रहे थे तो हमने नहीं करने दिया, जब हम करने गए तो इन्होंने नहीं करने दिया, अब हम करके जाएंगे। तो जो अपना जोर लगा के पावर दिखा के कानून बनवा देगा उसका नाम हो जाएगा। अब मोदी जी जब तक है तब तक बोलते रहेंगे जीएसटी का कानून हम लेके आए, हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने वो किया, पहले वाली ने कुछ नहीं किया, समझ आ रहा है। पहले वाली बोल रही, बोले हम भी करना चाहते थे, इन्होंने करने नहीं दिया, चलता रहेगा पॉलिटिकल गेम। अब दोनों ने ऐसा किया, तो अपन किसी की साइड नहीं ले रहे, सारे एक ही है, ये अपने को न्यूट्रल रहना है। कल अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, लोकल सिविक बॉडी इलेक्शन हुए, मजाक देखो आप, अंबरनाथ करके एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे जो सिविक बॉडी होती है, लोकल बॉडी, उसके इलेक्शन हुए। वहां पे इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने मर्जर कर लिया, साथ में अलायंस में पार्टी बना ली शिवसेना को हराने के लिए। अब 60 सीट्स थी, शिवसेना जीती 27, मेजोरिटी चाहिए 31, 3-4 तो कहीं से मिल जाते, अदर जो होते हैं वो। अब ये बीजेपी कांग्रेस एक होकर 30+ बना लिया। सरकार बनाने के लिए, पावर के लिए दोनों एक हो गए। अब कैसे एक हो गए, हो सकता है जब मोदी जी राहुल गांधी का मर्जर अलायंस हो गया वहां पे। अच्छा, वहां पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ बीजेपी ने मर्ज कर लिया कंट्रोल के लिए। देखो पावर का गेम कैसा है कि जब पावर चाहिए तो भाई तू दोस्त है, और जब तेरी जरूरत नहीं तो दुश्मन है, मेरे पास सीटें हैं, समझ आ रहा है। तो ये सब चीजें पॉलिटिकली चलती है वैसा है। तो दोनों ने एक दूसरे के मजे लिए, लेकिन इस पॉइंट पे क्या हो गया ना, बीजेपी की हो गई मोनोपोली।
300 से प्लस सीटें आ गई, लोकसभा अपनी है, राज्यसभा में ज्यादा सीट अपन जीत चुके हैं, इस पॉइंट पे कोई कुछ नहीं बोल सकता, जो हम बोलेंगे वही होने वाला है, बिकॉज वी डोंट नीड अलायंस, वी डोंट नीड ऑपोजिशन। ऑपोजिशन है नहीं है कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ये वाले टेन्योर में टेक्निकली ऑपोजिशन था ही नहीं, क्योंकि जो लोकसभा में सीट्स होती है उसमें एक रूल है उनका कि टोटल 500 से प्लस सीट्स है, 532 534 सीट्स थी, उसका 10% सीट्स एटलीस्ट ऑपोजिशन के पास या किसी एक पार्टी के पास होनी चाहिए, तो उसको टेक्निकली ऑपोजिशन बोलेंगे। कांग्रेस के पास 40 सीटें थी, तो टेक्निकली देवर लेस देन 10%, तो पूरे 5 साल ऑपोजिशन ही नहीं था ऑफिशियली, फॉर्मली। जो करना है करो, समझ आए। अब देखो ये वाला ईयर जब सिलेक्ट किया, ऑपोजिशन ने बहुत अपोज किया इसको कि जीएसटी गलत है, ऐसे महंगाई बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जीएसटी आने दो। बाकी सारी पार्टीज ने बोला कि जल्दबाजी क्यों है, थोड़ा और डिस्कशन कर लो, थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन कर लो, थोड़ा इस पर और काम कर लो, फिनिशिंग कर लो, बाद में इम्पोज कर देना। बट क्या है, गवर्नमेंट को ये भी देखना पड़ता है कि फिर वापस इलेक्शन है। यहाँ पे इलेक्शन के जस्ट पहले कभी झटका नहीं देते, तब सिर्फ पाकिस्तान पे अटैक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो 2018 में अपने खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ है, 2016 में हुआ वो डिमोनेटाइजेशन, 500,000 के नोट बंद कर दिए। ठीक है, वो बेनामी ट्रांजैक्शन के ऊपर कानून बना दिया, रेरा आईबीसी सब लेके आ गए। 2017 में जीएसटी ले आए। अब यहाँ पे आप लाइन में खड़े थे 2000 के नोट के लिए, फिर यहाँ आप सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे, सीख रहे थे जीएसटी में क्या होता है, आप पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद क्या, थोड़ा अब इतना झटका लगा है तो थोड़ा आराम करने का टाइम तो देना पड़ेगा सामने वाले को। वो टाइम आपको मिला 18-19 में, फिर 19 के पहले वही पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, मंदिर यहीं बनाएंगे, वो सब मैटर हो गया। ठीक है, अब 2019 में इलेक्शन जीत गए, अब आगे जो करना है वो देख लेंगे। फिर तो कोविड आ गया, सिचुएशन चेंज होगी, बट टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज पब्लिक को ये सब चीजें भूलने का टाइम भी देना पड़ेगा। अब सोचो अगर 2019 से जस्ट पहले नोट बंद की होती, बीजेपी जीतती वापस? बोले तुम्हारी वजह से 2000 के नोट के लिए एसबीआई की लाइन में 4-4 घंटे खड़े रहे, आओ तुम लोग वोट मांगना, तुमको बताते हैं। समझ आ रहा है? तो ये यहीं पे करना था, ये भी यहीं पे करना था, ये टाइम देना था आपको उन बातों को भूलने के लिए। इसमें फिर मैटर भटका दो, फिर इलेक्शन जीत जाओ, फिर 5 साल अपने। ये स्कीम ऐसी चलती है, हर पॉलिटिकल पार्टी यही करती है, कोई एक नहीं है, सभी ऐसे, कोई फर्क नहीं है इनमें, वैसा है। और देखिए अब तो मर्जर करके साथ में काम कर रहे हैं, तो फिर मतलब कोई आइडियोलॉजी की बातें सब फालतू हो गई ना, उनकी आइडियोलॉजी हमसे मैच नहीं करती। बोला अब कैसे मैच कर जाती, सीटें कम पड़ती तो मैच हो जाती। तो वैसा होता है, सब जरूरत के हिसाब से चलता है। तो ये 17 में इन्होंने जीएसटी जो पास किया, अल्टीमेटली ये पुराने 17 टैक्सेस के बदले आया हुआ एक कानून है। इसमें गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब 1 नेशन 1 टैक्स, ऐसी बात उन्होंने की, एक स्टेटमेंट दिया, 1 नेशन 1 टैक्स। बोले एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। अब वो कितना एक है वो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन अंदर जो प्रोविजंस है वो वही है जो इन टैक्सेस में थे। अब हमने एक्साइज पढ़ा हुआ है, सर्विस टैक्स पढ़ा हुआ है, वैट पढ़ा हुआ है, सीएसटी पढ़ा है, वही सारे प्रोविजंस थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इधर उधर करके दो जाके साफ करके पैक करके फिर से इसमें रख दिए। तो जीएसटी का कानून ऑल टुगेदर एक नया लॉ नहीं है, जो एग्जिस्टिंग लॉज थे उसका मिक्सचर है। तो पुराना वाला जिसने पढ़ा है उसको पता है कि हाँ चीजें सेम ही है, लेकिन नाम चेंज कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। इन सब कानून में ना आपस में झगड़ा था, वैट भरा होगा तो इसको फर्क नहीं पड़ता, तुमने वहां भरा है वहां बात करो, सीएसटी भरा होगा तो इसको फर्क नहीं पड़ता, क्रेडिट नहीं मिलता था। तो उस वजह से क्या होता था, एक तो बिजनेसमैन लीगल मैनेजमेंट में परेशान होता था, ऊपर से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती थी। जीएसटी आने से ये सब एक हो गया, तो क्या आमने सामने जो क्रेडिट मिलना है और वो सारी चीजें कंपेरेटिवली बेटर होगी। एज ए स्टूडेंट अपना फायदा हो गया कि एक ही एक्ट पढ़ना पड़ता है। पहले हम लोग का सीएस फाइनल का जो सिलेबस होता था उसमें इनकम टैक्स, कस्टम लॉ, एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, सब कुछ, इंटरनेशनल टैक्सेशन और अलग से। तो फाइनल का पेपर देने जाने से पहले समझ ही नहीं आता था क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, और पढ़ने के बाद एग्जाम में पेपर में कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि कौन सा वाला टॉपिक रिलेट करूं। 6 अलग अलग कैटेगरी के टैक्सेशन लॉज पढ़ा दोगे तो पेपर में स्टूडेंट को क्या ही दिमाग चलेगा, और सब कुछ थोड़ा थोड़ा पूछ रहे हो और कहाँ से क्या पूछोगे पता नहीं, पूरा दरिया है, कुछ भी आ जाएगा, तो समझ ही नहीं आता था। तो टैक्स का पेपर फाइनल का तो हम ऐसे देने जाते थे कि पता नहीं जंग पे जा रहे हैं, क्या होगा, वापस आएंगे नहीं आएंगे कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है, ऐसी हालत हो जाती थी। जीएसटी आने से स्टूडेंट्स का फायदा ये हो गया कि आपको एक ही कानून पढ़ना है, जिसके बदले पहले 5 पढ़ने पड़ते थे। दैट इज अ प्लस पॉइंट। तो ये सारी बेसिक बातें हैं कि भाई गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो अप्लाई हुआ वो किस तरीके से हुआ और उसका टाइमलाइन क्या है और उसकी बातें कब से शुरू हुई, पता चल रहा है। इंडिया इज नॉट द फर्स्ट कंट्री जिसने जीएसटी जैसा कोई कानून लगाया। 1954 में फ्रांस में सबसे पहले इस तरीके का एक्ट पास हुआ था, और वर्ल्ड के कम से कम 100 से ऊपर कंट्री हैं अभी जिनमें इस तरीके का कानून है। तो अपने तो बहुत पीछे चल रहे हैं। और देखो 18 साल तो तुम सोचने में लगा दोगे तो पीछे ही चलोगे ना, इतने में तो कितने देश आगे निकल गए होंगे, समझ आ रहा है। अब क्या होता है ना, इंडिया और बाकी कंट्रीज का कंपैरिजन होता है। देखो फ्रांस ने तो कितनी जल्दी ये काम कर दिया। भाई फ्रांस इतना सा देश है, छोटा सा, अपने गुजरात से भी छोटा है, पॉपुलेशन भी नहीं है उतनी, तो उनके लिए वहां पे ये कानून बनाना बहुत ईजी है। इंडिया में बहुत डिफिकल्ट है।
150 करोड़ लोगों पे एक कानून लगाना जिसमें मेजोरिटी लोग सेटिस्फाइड हो कि हाँ भाई अच्छा है, वो बहुत मुश्किल है। आज भी ऑपोजिशन जीएसटी को गालियां देता है। राहुल गांधी का कभी भी अब स्टेटमेंट सुन लो, वो जीएसटी को क्रिटिसाइज ही करते हैं, और वो तो अब अपने को भी करना पड़ रहा है क्योंकि महंगा इतना है। अब जब जीएसटी भर रहे हैं तो समझ आ रहा है कि कितना जीएसटी जा रहा है। मंथली कलेक्शन गवर्नमेंट का जीएसटी का पता है कितना है एक महीने का? कोई नंबर इमेजिन कर सकते हो? करोड़ में होगा, बट कितना हो सकता है? हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, लैक्स में? कितना हो सकता है? लैक्स में है, 2 लाख करोड़ एक महीने का कलेक्शन है गवर्नमेंट का। 2 लाख करोड़ जीएसटी का, पूरे साल का 24 लाख करोड़ हो गया। ये सिर्फ जीएसटी बता रहा हूँ, इनकम टैक्स अलग कलेक्ट होता है, वो है 17 लाख करोड़। 50 लाख करोड़ की इकोनॉमी है, गवर्नमेंट की कमाई है इंडिया से पूरे साल की। उसके बाद भी फिस्कल डेफिसिट चलता है 5%। मतलब 40 लाख करोड़ मिनिमम कमाने के बाद भी पैसे कम पड़ते हैं। तो 40 लाख करोड़ कहाँ जाते हैं वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। अभी 3-4 दिन पहले ना वो हाईवेज का पूरा एक डेटा आया कि जो नितिन गडकरी हाईवे बना रहे हैं, एक्सप्रेस वे, वर्ल्ड क्लास हाईवे, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये वो क्रेटर्स दिखते हैं आपको स्पेस वाले, ठीक है, चांद के सारे खड्डे रोड पे हैं, तो स्पेस टेक्नोलॉजी। मोदी जी बोले थे, बोले स्पेस टेक्नोलॉजी से हम लोग सड़कें बना रहे हैं, वो तो दिख रहा है। मून का क्रेटर देखो और यहाँ का क्रेटर देखो तो ये वाला बड़ा है ना, ठीक है, वैसा हो गया। तो वो तो अपने को दिख ही रहा है। तो रोड ट्रांसपोर्ट, अभी इतने बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बना दिए। अभी बारिश के टाइम पे पूरे एक्सप्रेस वे स्विमिंग पूल बने हुए थे। महाराष्ट्र का एक्सप्रेस वे बनाया, समृद्धि एक्सप्रेस वे, तो वो उसका पूरा जैसे कर्व्ड रोड था, बारिश में पूरा ऐसा भर चुका है कि ऐसा लगे कि आपको वो स्पीड बोट लेके निकलना पड़ेगा, गाड़ी चलाने की जगह ही नहीं है, वैसा हो गया। मैं इस पे गया था, अपना जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनाया ना, एनी 4 बनाया, बहुत अच्छा है, लेकिन गाड़ी ऐसे ऐसे चलती है। हाँ, मैं 150 पे गाड़ी भगा रहा हूँ, ऐसे ऐसे चल रही है बार बार, कभी भी जंप मार रही गाड़ी, क्योंकि रोड ऐसा सीधा नहीं है, रोड ऐसा पूरा वेवी है। तो उन लोगों ने बनाया बहुत स्मूथ है, क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेसिक्स में प्रॉब्लम है कि रोड को पहले लेवलिंग तो करो। अब 150 180 पे कोई गाड़ी भगाना है, चलो 120 की लिमिट है नो डाउट, लेकिन 120 पे भी गाड़ी चला रहा है, वो गाड़ी में ऐसे वेव्स आ रहे हैं, तो फिर वो सेफ थोड़ी ना है। कहीं एक थोड़ा सा गलत वेव आ गई, गाड़ी पता नहीं कौन सी साइड घूम जाएगी, तो वो आपको स्मूथनेस फील नहीं होती कि मैं 150 पे चला रहा हूँ, गाड़ी एकदम सीधी चल रही है, बीच में वेव्स आ रही है। तो वो कहीं ना कहीं क्वालिटी का प्रॉब्लम तो है कि आपने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, पर किलोमीटर कॉस्ट है, आरटीआई फाइल की होगी किसी ने कि भाई 1 किलोमीटर हाईवे बनाने का सरकार कितना खर्चा कर रही है। तो यूपी में जो एक्सप्रेस वे बनाया उसमें उनका कॉस्टिंग गया है 250 करोड़ पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर की सड़क बनाने का, हाईवे बनाने का 250 करोड़ का खर्चा होता है क्या? इतना खर्चा होता होगा? कुछ भी यूज कर लो, स्पेस टेक्नोलॉजी सच में भी यूज कर लो, तो फिर 250 करोड़ तो नहीं होता होगा। तो आप सोचो ये इतना सारा पैसा जो कलेक्ट कर रहे हैं कहाँ जा रहा है, वो समझ आ रहा है। तो अपने पे जो इतना जीएसटी का टैक्स का बर्डन है, उसका फायदा हमें नहीं मिल रहा, फायदा इन सबको मिल रहा है, आपस में सारे बांट रहे हैं। कितना पूरा डेटा आया, इतने फर्जी कॉन्ट्रैक्टर हैं, इतने कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम नहीं किया, इतनी फेक कंपनियां हैं, पैसा सारा घूम गया। अभी वो आया प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट, उसमें आया 14,000 करोड़ का घपला। सीएजी ने ऑडिट रिपोर्ट दी, 14,000 करोड़ रुपीस का खर्चा दिखाया है, और बोला है इतने करोड़ लोगों को हमने स्किल डेवलपमेंट करवाया, जो अपन लेबर लॉ में पढ़ते भी हैं। और स्किल डेवलपमेंट में एक्चुअल स्किल डेवलपमेंट जिन्होंने कंफर्म किया वो 1500 लोग भी नहीं है पूरे इंडिया में, और 14,000 करोड़ का खर्चा दिखाया हुआ है। जितने स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स के फोटो डाले वेबसाइट पे पूरे इंडिया में, वो फोटो में जो स्टूडेंट दिखाई है वो एक ही लड़की 4 जगह फोटो खींच के डाल दिया है, सेम ही बंदी दिख रही है, ठीक है। तो ऐसे सब गोलमाल चल रहा है। तो स्किल डेवलपमेंट हुआ कुछ नहीं है, लेकिन पैसा फुल खर्च हो गया। तो ये सारा यहाँ से कलेक्शन आ रहा है और कहाँ जा रहा है वो पता नहीं चल रहा। ये सब चीजें, 2 लाख करोड़ एक महीने का कलेक्शन है जीएसटी का, ये रियल डेटा आपके सामने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब और चीजें देख लेते हैं कि एक्ट में क्या है और कौन कौन से नाम से वन नेशन वन टैक्स लगाया जा रहा है। तो जो जीएसटी है, इसका जो एक्ट पास हुआ वो अपना 2017 में, बट दिस इज नॉट अ सिंगल एक्ट। इसमें एक है सीजीएसटी एक्ट, एक है आपका एसजीएसटी एक्ट, फिर एक है आईजीएसटी, एक है यूटीजीएसटी, और एक है जीएसटी कॉम्पनसेशन टू द स्टेट एक्ट, कॉम्पनसेशन सेस बोलते हैं शॉर्ट में। तो वन नेशन वन टैक्स, 5 एक्ट्स, ठीक है। वन नेशन वन टैक्स बोलने के लिए नहीं, आपको दिखेगा कि इतनी सारी चीजें लगा रखी है, 5 कानून बना दिए और एक नाम दे रखा है जीएसटी एक्ट। अब ये 5 कानून क्यों है वो भी अपने बात करेंगे। जो टैक्स कलेक्ट करने की बात है ना, ऐसे स्टोरी आपको रिलेट करा देता हूँ। जीएसटी इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट, ठीक है, पर इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर्स मिले हुए हैं। ये जो 1999 से 2017 तक 18 साल लग गए, देश को खतरा है, नहीं आना चाहिए, पर फिर हम आ गए तो अच्छा है, अब लगा दो, ये सब क्यों चल रहा था उसका रीजन समझो। जो टैक्सेस कलेक्ट करने का जो पावर है वो बटा हुआ है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। ये भी लूटते हैं, ये भी लूटते हैं, नाम अलग अलग है, ठीक है। अब देखो, जो पुराने टैक्सेस थे ना,
उसमें एक्साइज सेंट्रल के हाथ में था, वैट स्टेट के हाथ में था, सीएसटी भी अल्टीमेटली जाता स्टेट्स को ही था, सर्विस टैक्स सेंट्रल के हाथ में था। ऐसे सब पावर बटे हुए थे कि कुछ तुम कमाओ कुछ हम कमाएं। विद इन द स्टेट जो भी खरीदा बेचा जा रहा है वो सब आप कमा लो, लेकिन इंटर स्टेट अगर कुछ बेचा खरीदा जा रहा है वो हम कमाएंगे। समझ आ रहा है? ऐसे पावर बटे हुए थे। जीएसटी में प्रपोजल ऐसा रखा गया कि जो ट्रांजैक्शंस इंट्रा स्टेट है विद इन द स्टेट और जो ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है उसका डिवीजन समझो कैसा होगा। देखो इंटर स्टेट में तो पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सब जाता था, ये वाला पार्ट बोले वो तो हमारा ही रहेगा। बट जो इंट्रा स्टेट है विद इन गुजरात बोले उसमें जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं ना वो आधे हम रखेंगे और आधे आपको देंगे। बात समझ आ रही? यहां से हो गई प्रॉब्लम। स्टेट गवर्नमेंट बोले ये क्या बात हुई, ये तो हमारा था। मतलब वो बोल रहे हैं कि इसमें से आधा 50% सेंटर को दे दो नाम बदल के, तो सेंटर का कंट्रोल बढ़ गया, स्टेट का रेवेन्यू आधा हो गया। तो सारे स्टेट्स इतने साल से जीएसटी को अपोज कर रहे थे। 2017 में क्योंकि सारी स्टेट्स में गवर्नमेंट बीजेपी 90%, वेस्ट बंगाल छोड़ दो, साउथ में तमिलनाडु केरला छोड़ दो, मस्त रीजनल पार्टीज है, पंजाब छोड़ दो, उसके अलावा तो सब जगह मोस्टली बीजेपी आ गई थी। तो कौन सा सीएम मोदी जी को मना करेगा कि ये नहीं हो सकता सर, आधा रेवेन्यू हमारा आप ले जाओगे। बोले तुझे कल से काम करना है नहीं करना है? वो नहीं सर आप पूरा ले जाओ, रख लो, बाकी का भी क्या फर्क पड़ता है, मेरी सैलरी दे दे, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। तो धीरे धीरे सब मान गए, बीजेपी में कौन बोलेगा। तो भाई एक सेंटर में पार्टी, वही सारे स्टेट्स में पार्टी, लोकसभा अपनी राज्यसभा अपनी, तो पास करवाना इजी हो गया। इसलिए ये हो पाया बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द सीट्स थी, अदरवाइज नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस रीजन। भाई आधा रेवेन्यू लेके चले जाओगे तो कैसे चलेगा। तो इतने साल जीएसटी अपोज होने का रीजन ये पॉइंट है। अब बात समझ आ रही? तो इसलिए जब एक्ट पास किया तो ये हो गया सीजीएसटी एक्ट, सेंट्रल जीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी कलेक्ट करती है उसको बोलेंगे सीजीएसटी, जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसको बोलेंगे एसजीएसटी, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचोगे तो जिस नाम से जीएसटी कलेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, आईजीएसटी। यूनियन टेरिटरी में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो यूटीजीएसटी। और ये एक अलग कैटेगरी है, कॉम्पनसेशन सेस, उस पर बात करेंगे क्यों लगता है। बट इस तरीके से 5 एक्ट बना दिए। आपने लोकल परचेज में बिल्स में देखा होगा 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, वो ये पार्ट है। तो आधा सेंट्रल को जा रहा है, आधा गुजरात गवर्नमेंट को जा रहा है। ये ट्रांजैक्शन इस तरीके से चल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सेंटर सारा पैसा लेके चली गई। सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी पैसा कलेक्ट कर रही है सीजीएसटी के नाम पे, आईजीएसटी के नाम पे, इनकम टैक्स के नाम पे, वो एक पूरा फंड बनता है। उस फंड में से पैसा स्टेट्स को बंटता है, उसमें गुजरात गवर्नमेंट को भी मिलता है, महाराष्ट्र को मिलता है, सबको मिलता है। और कुछ खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स के लिए यूज करती है। तो पैसा बंटता तो सभी में, बट एक हो जाता है कि मेरी अपनी कमाई है और एक होता है आपसे पॉकेट मनी मांगनी है। फर्क है ना उसमें, खुद की कमाई और मांग के लिए पॉकेट मनी में डिफरेंस हो जाता है। ये फिर पॉकेट मनी मांग के लेनी पड़ती है, आधे ही पैसे अपने खुद के बचे, आधे जो इनसे मांगने पड़ेंगे। तो स्टेट्स को इसमें ऑब्जेक्शन था, लेकिन बाद में फिर इस चीज को कवर अप कर लिया गया और अब ये एक्ट पास हो चुका है। वैसा है तो 5 एक्ट क्यों बने वो आपके सामने। अब जब जीएसटी लगाने की बात आई, फिर 1 नेशन 1 टैक्स सिर्फ ऑन पेपर रह गया। पहले जीएसटी के रेट्स इतने सारे थे, 0%, 0.25%, 3%, 5%, 12%, 28%, 40%। ये है जीएसटी के रेट्स, 8 रेट्स। फिर ऑपोजिशन बोले तुम लोग बेवकूफ बना रहे हो, एक देश एक कानून एक टैक्स, 5 एक्ट बना दिए, 8 रेट लगा दिए, काहे का 1 नेशन 1 टैक्स। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए हो गया। तो इसको बहुत अपोज किया गया कि इतने सारे टैक्स रेट्स लगा के क्या मिल रहा है। थोड़ा सिंप्लीफाई करने की बात हुई थी, सिंप्लीफिकेशन करो तो सही। ये तो सिर्फ पैकिंग नया कर दी, सामान तो वही है सारा अंदर। तो बोला भाई इसके ऊपर डिबेट होता रहा। पहले इन्होंने क्या किया, 40% के अंदर कुछ भी नहीं रखा था, 40% के रेट में खाली था, कुछ नहीं था, उसके ऊपर कोई रेट लगा नहीं रहे थे। फिर अभी रिसेंटली जो चेंजेस आए, जीएसटी 2.0 करके दिवाली पे बड़ा प्रमोट किया कि सामान सस्ता हो गया खरीद लो। दिवाली से जस्ट पहले जीएसटी 2.0, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये बोलने की बात है, कुछ चीजों में है गाड़ी वाड़ी के रेट कम हुए। 90% कंपनीज ने चीटिंग की कस्टमर्स के साथ। और देखो कैसे होता है, एमआरपी होता है ना, एमआरपी कोई चीज 100 रुपए की है तो एमआरपी में ऐसा लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, जीएसटी इसमें इंक्लूडेड है, ऐसा लिखा होता है पैकेट पे। तो आप तो 100 रुपए एमआरपी के दे रहे हो, मान लो उसमें 90 रुपए कंपनी चार्ज कर रही है और 10 रुपए जीएसटी है। सरकार ने क्या किया, जीएसटी घटा के कर दिया 6 रुपए। तो ये दाम जो है वो 96 हो जाना चाहिए था। कंपनी ने क्या कर दिया, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा के प्राइस बढ़ा दिया 94। यही हुआ है, 100 की चीज 100 की है।
बहुत सारे लोगों में ऐसा हुआ, बहुत सारे गुड्स में ऐसा हुआ, फिर सरकार उनके पीछे पड़ गई, अरे तुमको बोला था ये बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन करना, तुम कहाँ कमाने बैठे थे बीच में। समझ आ रहा है? एंटी प्रॉफिटेरिंग प्रोविजन होते हैं कि कभी भी जीएसटी घटाया जाता है तो ये बेनिफिट पब्लिक तक पहुंचना चाहिए, एंड यूजर तक पहुंचना चाहिए। कंपनी वालों ने एकदम स्मार्टली सेटिंग कर ली है। अच्छा, अगर ये नहीं कर पाए तो क्या किया, अगर ये करना पड़ा क्वांटिटी कम कर दी। अगर कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो जो 100 रुपए का 100 ग्राम है, उसको घटा के कर दिया 95, पता भी नहीं चलता। इसको बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन, एक टर्म है इसके लिए, दैट इज कॉल्ड श्रिंकफ्लेशन। पार्ले जी का बिस्किट आता है, कितने साल से 5 रुपए का है, तो आपको लगता है महंगाई उस बेचारे को भी लगती होगी। तो 5 रुपए का पार्ले जी का पैकेट जो 20 साल पहले 5 रुपए का था, आज कम से कम 20 रुपए का हो जाना चाहिए था। क्यों 5 रुपए में बिक रहा है? बिस्किट पतला होता जा रहा है। अब वो चाय में डुबाते ही टूटने के चांसेस और ज्यादा है। टूटेगा ही टूटेगा, कमजोर इतना हो गया बेचारा। पहले से पार्ले जी बिस्किट मोटा सा आता था, अब उसको ना पतला कर करके इतना पतला कर दिया है कि वो बेचारा ऐसा लगता है कि ऑलरेडी इतना कमजोर है, इसको गर्म दूध में डालेंगे तो क्या ही बचेगा। तो हिम्मत ही नहीं होती, गारंटी वो टूटने वाला है, उसको पतला कर दिया है। तो उनको क्या है ना, बहुत स्ट्रेटेजी है, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, 5 रुपए में ही बेचना है। देखिए दिमाग में सेट है, वो पार्ले जी वरना 5 रुपए का बिस्किट, उसका 6 रुपया नहीं हो पाएगा। पर कॉस्टिंग कैसे बचाए फिर? मतलब ग्राम कम कर दो ना यार। पहले जो 5 रुपए का पैकेट था वो 80 ग्राम का था, अब 50 का कर दो। पब्लिक को कहाँ समझ आ रही है? बिस्किट पतले कर दोगे तो बिस्किट की क्वांटिटी भी उतनी रहेगी। पहले अगर 7 बिस्किट आते थे अभी वो 7 ही है। आधे लोगों को तो भी नहीं समझ आती, 7 बिस्किट आते हैं 7 ही तो दे रहा है। मतलब बिस्किट की तो साइज देखो कैसी हो गई। डेयरी मिल्क में देखा कि नहीं आपने? 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क तो ऐसा लगता है कि टेस्ट बड्स तक पहुंची भी नहीं है ठीक से और खत्म हो जाती है। पहले 10 रुपए की डेयरी मिल्क में मस्त पेट भर जाता था, अब ऐसा भी इतनी पतली आती है खोलो में ना, तो यार रैपर मोटा है कि डेयरी मिल्क मोटी है समझ ही नहीं आता है। तो अब कम से कम 50 रुपए वाले खाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ ऐसा टेस्ट आया उसका। ये श्रिंकफ्लेशन है। तो कंपनीज ने ये सारी बदमाशी की है और लोगों को पता ही नहीं चला। और मोदी जी और सारा बीजेपी और सब मीडिया वाले सब, अरे जीएसटी 2.0 उत्सव, जीएसटी उत्सव, मतलब उत्सव मनाने की चीज है। यहाँ उत्सव मना ही नहीं पा रहे जब से लगाया तुम लोगों जीएसटी उत्सव। तो ये श्रिंकफ्लेशन के नाम पे कंपनी वालों ने ये सारा गैम्बलिंग किया। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने बहुत क्लियरली डिक्लेयर किया कि भाई प्राइस कम हुए, क्योंकि कार्स की वैल्यू में फर्क दिखता है। 12 लाख की गाड़ी 11 लाख 5,000 की हो गई तो कंपनी ने बताया कि भाई जीएसटी कम होने से गाड़ी सस्ती हुई है। बट यार वो रोज की खरीदने वाली चीज है नहीं, जो ये है इसमें तो सारी गड़बड़ी होगी। तो 90% लोगों ने ये किया, दिवाली का सीजन निकल गया, अब जीएसटी डिपार्टमेंट वाले इनको नोटिस भेज रहे हैं, चलता रहेगा। नोटिस वोटिस देख लेंगे, अपना सीए अपना लॉयर लड़ता रहेगा, देखेंगे जब जो होना है। लेकिन अभी तो कमा लिया, इसी में से भर देंगे पेनल्टी। बात समझ आ रही? तो ये सब मिल बांट के खा रहे हैं, वैसे काम चल रहा है। अब ये जो रेट्स है इतने सारे, रिसेंटली अभी जीएसटी 2.0 में डिसीजन लिया गया। एक और रेट था मैंने बीच में लिखा नहीं, 18%। ये रेट हटा दिया, जो है वही मैंने नहीं लिखा, ये वाला हटा दिया। अब आज की डेट में 12% और 28% रेट उन्होंने डिलीट कर दिया। अब ये बाकी के रेट्स बचे हैं। अब इससे फायदा हुआ नुकसान ये आप सोचते रहो, क्योंकि इन दोनों में जो चीजें थी वो यहाँ पे गई और यहाँ पे गई। समझ आ रहा है? तो जो 28 से 18 में गया वो सस्ता हुआ, कार्स 28 से 18 में गई, 10% बचा, 1-1 लाख रुपए गाड़ी पे कम हो गया। तो वहां आपको इफेक्टिवली कुछ फर्क दिखा, क्या सस्ती हुई गाड़ियां, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेल बढ़ा, वैसा हो गया। बट कुछ चीजें जो यहाँ पे थी वो यहाँ पे चली गई, तो फिर कुछ महंगा भी तो हुआ। समझ आ रहा है? कुछ जो यहाँ पे थी वो यहाँ पे गई, चलो ठीक है फायदा हुआ। बट कुछ ये वाली इधर भी आ गई, तो कुछ महंगा भी हो गया। तो कुछ सस्ता कुछ महंगा, घुमा फिरा के स्टोरी वही है। टोटल कलेक्शन अपना खराब नहीं होना चाहिए, रेट्स कम करने कर दो। अब रेट कम करने थे तो ये वाला हटा देते, ये वाला हटा देते, ये वाले रख लेते, या इनको मर्ज करके एक एवरेज निकालते ना। 5 और 18 का एवरेज तो 12 के आसपास ही आता है, इन्होंने 12 ही हटा दिया। समझ आ गया? अब सर्विसेज पे 18% कर दिया, बाकी गुड्स के ऊपर 5% कर दिया, थोड़ा ऊपर वाली कैटेगरी आ गई तो 40 में डाल दिया। अभी सिगरेट्स के ऊपर बात चल रही है, जीएसटी लगाएंगे, जीएसटी बढ़ाएंगे, वो बात हो गई। जीएसटी लगा दिया 40% टोबैको प्रोडक्ट्स पे। बोले सिगरेट इतनी महंगी कर देंगे लोग पी नहीं पाएंगे। बोले ऐसा होने वाला नहीं, खाना खाना छोड़ देंगे। हाँ, सिगरेट पीने वाला तो पिएगा, उसका वो कोटा फिक्स है, 2 रोटी कम खाएगा लेकिन 2 सिगरेट तो पिएगा। हाँ, तो वो तो होने ही वाला है। सरकार ने बोला वो बात हमको ही पता है, बट ऐसा डायरेक्टली बोल नहीं सकते। ये रेट लगा के हम तो ये बता रहे हैं कि टोबैको इज बैड फॉर हेल्थ, ज्यादा टैक्स इसलिए लगा रहे हैं, आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। बैड फॉर हेल्थ, गुड फॉर इकोनॉमी। हाँ, ये पूरी बात है, बोलते नहीं। बोले तू सिगरेट पी के कितना जिएगा, क्या करेगा इतने पैसों का, धीरे धीरे ट्रांसफर कर दे। तो पर सिगरेट आप अपनी जायदाद जो है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि आपको काम आने वाली है नहीं। तो दिस इज द पॉइंट। तो 40% जो है वो जीएसटी लगा दिया इन्होंने इफेक्टिवली। अभी तक 40% किसी पे नहीं लग रहा था। तो अब जो रेट्स है वो कम हो गए, 0%, 0.25,
3%, 5%, 18%, 40%। ये भी कम नहीं है, बहुत है, लेकिन अभी इतने हैं। 0% तो चलो कोई रेट हुआ ही नहीं, उसमें आपको इफेक्टिवली कुछ पे नहीं करना। ये थोड़े स्पेशल रेट्स हैं, इसलिए इनको देखना आपको, इनको ही चाहिए। उसमें भी ये तो 0 है, तो इफेक्टिवली अब 3 ही रेट बचे जो प्रैक्टिकली लगाए जा रहे हैं। ये बहुत कम चीजों पे लगते हैं। 0.25 अपना सूरत की डायमंड इंडस्ट्री के लिए, डायमंड पे लगने वाला रेट है 0.25। डायमंड में ब्लैक मनी बहुत होता है, कैश का काम होता है, छोटे छोटे डायमंड जेब में लेके घूमो, किसी को पता नहीं कि 10-20 करोड़ के डायमंड लेके घूम रहे हो, वैसा है हिसाब। सारा चिट्ठियों पे होता है, गायब। सरकार ने बोला है कुछ टैक्स लगा देते हैं जिससे थोड़ा व्हाइट मनी सर्कुलेट हो, ब्लैक मनी कम हो जाए, दिखाने के लिए मिनिमम टैक्स लगा दिया। 3% टैक्स है ज्वेलरी पे, प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीजों पे, तो इस पे आपको 3% टैक्स देना होता है, ये रेट है। बाकी सब जो कॉमोडिटीज है वो मेजरली 5 और 18 में है, सर्विसेज 18 में है, मोस्टली सर्विस तो सारी 18 में ही है। गुड्स वाला पार्ट जो है 5 और 18 दोनों में कहीं पे भी आ सकता है। 40% लग्जरी आइटम्स, हार्मफुल प्रोडक्ट्स, उस सब के लिए रिजर्व रखा है और उसमें वो लगाते हैं। पेट्रोल पे भी बात चल रही थी, पेट्रोल पे आज की डेट में जीएसटी नहीं है। कानून के मजे सरकार अपने हिसाब से लेती है। जब जीएसटी लगाने की बात हुई, सारी स्टेट गवर्नमेंट ने मना किया जीएसटी मत लगाओ। उसका रीजन है, पेट्रोल पे करंटली जो आप टैक्सेस पे कर रहे हो वो बहुत ज्यादा है। पता है कितना परसेंटेज आप टैक्स पे कर रहे हो? इफेक्टिवली 60% है, 58 to 60%। 95 रुपीज के पेट्रोल में पेट्रोल का कॉस्ट है विद डीलर कमीशन पेट्रोल पंप 40 रुपए, बाकी का 55 रुपए टैक्स है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टैक्स है। पेट्रोल की एक्चुअल कॉस्ट है 38 रुपए, 3 रुपए 3.5 रुपए होता है पेट्रोल पंप का कमीशन। 1 लीटर पेट्रोल पे पेट्रोल पंप वाला ग्रॉस 3.5 रुपए कमाता है, डीजल पे 2.5-3 रुपए कमाता है, वैसा उनका फिक्स रेट रहता है। उसके ऊपर जो भी है वो सारा या तो सेंट्रल का या स्टेट का टैक्स है। तो 50 रुपए से ऊपर तो आप सिर्फ पेट्रोल पे टैक्स भर रहे हो। पेट्रोल की कीमत पे 100% से ऊपर हो जाता है। 40 रुपए का पेट्रोल, 50 रुपए का टैक्स, 120% हो गया। इतना टैक्स आप पे कर रहे हो। अब अगर इस पे जीएसटी आ गया तो जीएसटी में मैक्सिमम स्लैब 40% है, तो पेट्रोल कितना सस्ता हो जाएगा, सरकार की कमाई चली जाएगी। तो सारे जितने भी गवर्नमेंट है सबने बोला कि सर पेट्रोल ही तो मेन कमाई का सोर्स है। सरकार के 3 मेजर सोर्स है टैक्स कलेक्शन के, एक पेट्रोल, एक अल्कोहल, एक टोबैको। सबसे ज्यादा जो ग्रॉस रेवेन्यू आता है 3 चीजों से आता है। तीनों ही पॉल्यूशन वाली चीजें हैं, तीनों हेल्थ के लिए खराब है और तीनों सरकार कमा रही है, तो उस पर थोड़ी ना टैक्स कम करेंगे। तो फिर बोला एक काम करो, जीएसटी पे अभी फिलहाल मतलब पेट्रोल पे जीएसटी मत लगाओ, पुराना सिस्टम चलने दो। आज भी पेट्रोल पे हम एक्साइज ड्यूटी और वैट पे करते हैं, लेकिन हम जीएसटी पे नहीं करते। जीएसटी आते ही पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, सरकार की कमाई कम हो जाएगी और बहुत मेजर रेवेन्यू में डिफरेंस आ जाएगा। तो ये लोगों ने अभी इस पे नहीं किया। तो अभी तक ऐसा समझ में आ रहा था कि जीएसटी का 40% का रेट पेट्रोल के लिए रिजर्व है कि इन फ्यूचर जब आएगा तब इसी कैटेगरी में आएगा, वैसा है। बट अभी तक तो नहीं लगाया। कुछ बाकी प्रोडक्ट टोबैको वाले और वो सब इसमें डाल दिए और अब इसके ऊपर जीएसटी 40% लग रहा है। लग्जरी ब्रांड्स पे, बैग्स पे, लेदर प्रोडक्ट्स पे उसको इसमें डाल दिया, वो सब चीजें हो गई, वैसा है। तो ये आपके रेट्स हो गए कि जीएसटी कौन कौन से नाम से लग रहा है। बोलो समझ आया, क्लियर हो? अब ये सब जो है कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कौन सी चीज पे 5% जीएसटी लगेगा, कौन से पे 18, ये कौन डिसाइड करता है, उसके ऊपर चलते हैं। वो नेक्स्ट पार्ट है। ये जितना मैं समझा रहा हूँ सब अपनी थियरी का ही पार्ट है। दिस इज विद इन सिलेबस, हम अननेसेसरी पॉइंट्स ऐड नहीं कर रहे। एक अथॉरिटी है जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल। आपने कहीं न्यूज में सुना भी होगा, जब भी जीएसटी की बात आती है इनका नाम आता है जीएसटी काउंसिल। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई गई एक अथॉरिटी है जो जीएसटी की मैनेजमेंट कमेटी है। जीएसटी के लेके सारे डिसीजन यही लोग लेते हैं। इस काउंसिल में कौन कौन से लोग हैं? इस काउंसिल की जो चेयरपर्सन है वो निर्मला सीतारमण, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो इस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। क्योंकि करंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण के पास है, तो बाय डिफॉल्ट वो इस काउंसिल की चेयरपर्सन हो गई, वैसा है। तो शी इज द हेड ऑफ दिस अथॉरिटी, वैसा हो गया। इसके साथ साथ बाकी भी मेंबर्स हैं इसमें। स्टेट के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना, गुजरात स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, महाराष्ट्र स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, सारे विधानसभा के मेंबर, वो सब भी इस कमेटी का, इस काउंसिल का हिस्सा है। तो ये थोड़ा डेमोक्रेटिक तरीके से चल रही है, क्योंकि इसमें बंगाल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तमिलनाडु का भी है, पंजाब का भी है, गोवा का भी है, महाराष्ट्र का, गुजरात, दिल्ली, सबका है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इनकी चल रही है, सब लोग इसके अंदर होते हैं। अब ये काउंसिल को ये पावर दिया गया है कि दे हैव टू डिसाइड कि कौन सी चीज पे कितना जीएसटी लगाना है और कब उसको चेंज करना है। अब ये लोग रेगुलर मीटिंग्स करते रहते हैं। अब जब जीएसटी आया था 2017 में तो थोड़ी हड़बड़ी में पास किया, इंप्लीमेंट किया। ऑपोजिशन ने बोला जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, थोड़ा और इस पे काम कर लेते हैं। सरकार ने बोला ये अभी लगाना पड़ेगा, अभी नहीं लगाया तो शायद वापस नहीं आ पाएगा, बिकॉज 17 हो चुका है, 19 में इलेक्शन है। आज हमारे पास जितनी मेजोरिटी है कल कम है, ज्यादा है,
फिर ऑपोजिशन टांग अड़ा देगी, रह जाएगा। एक बार के लिए लगा दो, फिर देख लेंगे। क्योंकि देखो एक कानून 150 करोड़ लोगों को खुश नहीं कर सकता कि सबको मजा आ रहा है, सबके लिए अच्छा है। जीएसटी आने के बाद मिक्स रिव्यू थे। काफी लोग बोले यार महंगाई बढ़ गई, काफी लोग बोले नहीं पक्के का काम हो गया, बिल बनता है हर चीज का, ब्लैक मनी कम हो गया, बैड डेट कम हो गए, कच्चे के पैसों की रिकवरी नहीं हो पाती, चिट्ठी पे लिख के दे दिया बोले नहीं दूंगा, जा पैसे जो करना है कर ले, कोर्ट में जाएगा, पुलिस में जाएगा, बात खत्म। ऐसे लॉसेस भी बहुत लोगों को होते थे। वो लोग बोले नहीं अच्छा है बिल बना के दे दिया ना, तू पैसे नहीं देगा ना तो कोर्ट केस करूंगा, रिकवरी तो होगी कम से कम। तो वो लोग खुश भी थे। तो आधे लोग खुश है आधे लोग दुखी है। तो इतना बड़ा कानून बना के अब सबको एट ए टाइम सेटिस्फाई कर दो, ये होने वाला नहीं। अपने सूरत में कितना हंगामा हुआ टेक्सटाइल मार्केट में, सब लोग रोड पे बैठे थे, पूरा रिंग रोड जितना मार्केट में अंदर बैठता है सब बाहर बैठे थे, जाने का रास्ता ही नहीं, ब्रिज पे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, फिर जीएसटी हटाओ। अब टेक्सटाइल वालों को क्या इनकम टैक्स भरने की आदत नहीं है, लॉस ही दिखाते हैं वो लोग, कमाया है ही नहीं किसी ने टेक्सटाइल में, सब नुकसान में है। बीएमडब्ल्यू में जाके ये बात बोलते हैं। हाँ हम लोग ऑडिटिंग करते थे तो एक मिल वाले को ऑडिट कर रहे थे, तो उसके मिल का जो अकाउंट है बैलेंस शीट है वो लॉस में है। उसी महीने में पापा ने बीएमडब्ल्यू खरीदी है, बेटे ने मर्सिडीज खरीदी है, दोनों मिल में नीचे ही खड़ी है, नहीं नहीं। बोला तुम लोग यार गजब धंधा करते हो यार, मतलब ऑन पेपर नुकसान और नीचे बीएमडब्ल्यू, मतलब ये पैसे कहाँ से आते हैं। फिर लगा अच्छा ये खरीदी इसलिए नुकसान हुआ होगा, क्या पता। तो ऐसा लॉस में चल रहा है ठीक है, पहले प्रॉफिट में होंगे, खरीदते माइनस में चला गया। तो इनकम टैक्स भरने की आदत है नहीं और कोई टैक्स इन पे लगता नहीं था। अचानक सरकार ने बोल दिया जीएसटी लगेगा 18%। बोले दिमाग खराब हो गया। एक तो बोले सारा काम कच्चे का पक्का करो, उसके 18% टैक्स भरो, तो बचेगा क्या। तो टेक्सटाइल वाले रोते रहते हम तो कमाते ही नहीं, कोई पैसा ही नहीं, कैसे चलेगा काम। तो बोले तो नहीं हो सकता। अब गवर्नमेंट भी बड़ी स्मार्ट है, मजा आती है इनके सब चीजें जो खेल देखने के इनके। उनको लगाना होता है टैक्स थोड़ा सा, लेकिन क्या बार्गेनिंग नेगोशिएशन चलता है। सरकार तो देखो अगर डायरेक्टली बोल देती कि भाई ईमानदारी से 5% टैक्स भर देना, हटाओ 1 रुपया नहीं भरेंगे, 18% टैक्स भरो। सर देख लो कुछ हो सकता है क्या, थोड़ा बहुत कम कर दो, 5%, चलो 5 भर देंगे, 18 तो बहुत ही ज्यादा हो गया भाई, ठीक है 5 भर देना। अब इसको 5 ही बोला होता तो ये 0 पे ले आता है। इसको 18 बोल के ऐसा डोज दिया ना कि खुशी खुशी 5% भर रहा है, समझ आ गया। तो लगाना 5 ही होता है, लेकिन पहले 18 लगा के डरा देते हैं, हंगामा मचने देते हैं, पब्लिक रोड पे आती है, लड़ाई होती है, ये होता है वो होता है, अपोजिशन होता है। गवर्नमेंट जानबूझ के होने देती है, इनको 10 दिन परेशान होने दो, हल्ला करने दो, फिर बैठ के बात करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, फिर बैठ के बात करेंगे ना 5% में मान जाएंगे, तो ये 5% लगेगा, नहीं तो ये लगाने नहीं देंगे। तो ये इस तरीके से फिर जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ और फिर उसके बाद टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पे भी जीएसटी एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो गया। ये सब स्टोरी वैसी है, ये सारा डिसीजन इनका होता है काउंसिल का। अब ये लोग रेगुलरली मीटिंग्स करते हैं, अभी आई थिंक 53 या उससे ज्यादा मीटिंग्स हो गई होंगी, 53 to 55 के बीच का नंबर है, 1-2 मीटिंग आगे पीछे। तो हर 15-20 दिन, 1 महीने 2 महीने में लोग मीटिंग करते रहते हैं। तो 2017 से लेके 2021 तक, कोविड वाले टाइम तक, तो एवरी 15 डेज का एवरेज था मीटिंग का। तो गवर्नमेंट ने जो ये प्रॉमिस किया था कि हम रेगुलरली जीएसटी को देखते रहेंगे और चेंजेस करते रहेंगे, वो उन्होंने किया। हर 15 दिन में अगर सरकारी काउंसिल मीटिंग कर रही है तो वो पॉइंट पे है कि भाई हम लोग रिव्यू करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार कानून बन गया भूल जाओ, वैसा हुआ नहीं। कोविड के टाइम पे बहुत चीजें ब्रेक हो गई, ये सब मीटिंग्स रेगुलर नहीं हो पाई, बट फिर भी आप देखोगे तो पिछले 8 साल में 50 मीटिंग हुई है, तो कोई छोटी बात नहीं है। वो लोग रेगुलर बेसिस पे मीटिंग कर रहे हैं, इसमें सब लोग आते हैं, फिर डिस्कशन होता है, सजेशंस आते हैं कि भाई जैसे अभी ये 12% वाला रेट है तो बोला इसको हटा दो, बोला 28% वाला रेट है इसको हटा दो। फिर अभी चल रहा था मेडिकल इंश्योरेंस जो अपने कराते हैं मेडिक्लेम, उसमें जो प्रीमियम पे जीएसटी लगता है उसको कम करो, 18% जीएसटी ऑन मेडिकल प्रीमियम। सरकार बोलती जी आप मेडिक्लेम लो, इंश्योरेंस पॉलिसी लो, आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, और फिर आप 18% जीएसटी देते हो। तो नेसेसिटी पे तो जीएसटी नहीं होना चाहिए, या तो कम होना चाहिए। अब उसको हटाने की बात की, कम करने की बात की, आई थिंक 5% या 0% पे लेके गए हैं, रिड्यूस हुआ है। ये सब डिसीजन काउंसिल ने रिसेंटली लिया। बेटिंग गैम्बलिंग पे जीएसटी बढ़ा दिया, 28% कर दिया, अब तो 28 भी हटा दिया तो और बढ़ जाएगा, अभी भरो। कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे 18% है, मेरे ऊपर जीएसटी लगता है 18%, जो मुझे कभी समझ नहीं आया कि क्यों। पूरे एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट कोचिंग इज द ओनली कैटेगरी जिसके ऊपर जीएसटी देना पड़ता है, एंड दैट इज 18%। और वो क्यों देना पड़ता है उसका लॉजिक नहीं समझ आया। जब कॉलेज की फीस पे जीएसटी नहीं है तो कोचिंग फीस पे जीएसटी क्यों है। वो भी पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, और हम तो पढ़ा भी रहे हैं, और वो तो पढ़ा भी नहीं रहे। ये लॉजिक हो सकता है क्योंकि पढ़ाई होती ही नहीं एट दी एंड, तो जीएसटी लगा क्या करेंगे। और यहाँ पढ़ाई होती है तो जीएसटी भरो। अब जीएसटी मेरी पॉकेट से थोड़ी जा रहा है, आपके और आपके पेरेंट्स की पॉकेट से जा रहा है। तो अल्टीमेटली आप एक स्टूडेंट के पेरेंट का बर्डन बढ़ा रहे हो कि वो पहले हजारों रुपए फीस तो भर ही रहा है, फिर उस पर 18% जीएसटी भरे, तो मांगने का ही मन नहीं करता। 18% में किस मुंह से मांगू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बता मैं खुद ही नहीं भरता। तो 18% जीएसटी चार्ज करना बहुत अननेसेसरी सा है। एजुकेशन पे तो मुझे लगता है 18% आपको सामने से रिबेट मिलना चाहिए
बेटा तुम पढ़ाई करो 18% हमसे ले जाओ, लेकिन पढ़ो, देश के काम आएगा। तुमसे 18% लेना तो पाप हो गया, लेकिन लग रहा है गलत ही बात है, लेकिन लगा इतने साल से चल रहा है। और एक ही कैटेगरी प्राइवेट कोचिंग, उस पर 18% जीएसटी। बट नो डाउट वो डिपेंड करता है कि मेरा कलेक्शन टोटल कितना है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट जीएसटी में कवर हो ये जरूरी नहीं है, उसके थ्रेशोल्ड लिमिट पे, उसके टर्नओवर पे डिपेंड करता है। टर्नओवर एक लिमिट से नीचे हो तो मैं आपसे जीएसटी लेने के लिए लायबल नहीं हूँ, उससे ऊपर हो तो मैं लायबल हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नीचे ही रहूँ। अननेसेसरी 18% स्टूडेंट का बर्डन बढ़ा के क्या मतलब है। अब वो एक पॉइंट पे ऐसा हो जाएगा, आप भी सोचो सर इतना सारा जीएसटी कौन भरेगा, तो या तो मुझे अपना अमाउंट कम करना पड़ेगा तो थोड़ा आपका बर्डन कम हो जाए, ये 18% आपसे लेना पड़ेगा। अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चार्ज करते हैं, अब जिनका 2-4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का टर्नओवर है उनको तो जीएसटी भरना ही है। तो आप जब कोचिंग फीस पे करते हो तो आपको रिसीट में 18% ऐड करके देते हैं। जिसका थ्रेशोल्ड जो है उससे लिमिट से नीचे टर्नओवर है उसके पास ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन है कि मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट से टर्नओवर कम है तो मैं आपसे जीएसटी चार्ज ना करना चाहूँ तो मैं लीगली ये चीज कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं इलीगली आपसे जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा हूँ या जीएसटी की चोरी कर रहा हूँ, मैं कवर नहीं होता उस कैटेगरी में। बट अगर मैं कवर हो जाऊं तो मुझे भी आपसे जीएसटी चार्ज करना ही पड़ेगा। और आप अगर नहीं दोगे तो जो आपकी फीस है उसमें से वो रिवर्स कैलकुलेशन करके मुझे 18% सरकार को देना ही पड़ेगा। बट जब तक मैं बच रहा हूँ उससे तब तक अच्छा है, कभी वो रेवेन्यू बढ़ गया तो डेफिनेटली फिर चार्ज करना पड़ेगा। बट ये सही नहीं है कि स्टूडेंट को 18% जीएसटी पे करना पड़े, वैसा है। बट इतने साल से थोड़ी बहुत डिमांड आती भी है बट इस पर काम नहीं हुआ, वही चल रहा है। ये क्या है ना, वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन की जो पूरी लॉबी है, जो पूरा ग्रुप है, वो कोई इतना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं है कि सरकार को हिला दे कि इसको चेंज करो। अब बिल्डर लॉबी होती है, सरकार के सिर पे खड़ी हो जाती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन होती है, ट्रेडर्स की एसोसिएशन होती है। कोचिंग वालों की कैटेगरी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो टीचर्स हैं थोड़ा पोलाइट, सीधी भाषा में बात करने वाले लोग, हल्ला हंगामा नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं वो बार्गेन कर सकते हैं। तो हमारा बार्गेनिंग पावर उतना नहीं बनता है कि 18% को हटवा सके, जबकि 18% हटाना बहुत जरूरी है, ये कैटेगरी है। तो ये सारी चीजें जो है वो जीएसटी काउंसिल कर रही है। अब ये लोग जब मीटिंग करते हैं तो इनका डिसीजन मेकिंग वोटिंग से होता है, मेजोरिटी वोट्स। हर एक स्टेट का एक एक वोट होता है, सेंटर का भी एक वोट होता है, और सब लोग मेजोरिटी से डिसीजन लेते हैं, तभी डिसीजन काउंसिल में पास होता है। और जिस दिन ये लोग मीटिंग करते हैं अगले दिन रात 12 बजे से रेट बदल जाते हैं, सेम डे, मतलब आज रात 12 बजे से नए रेट लग जाएंगे। तो जीएसटी का टैरिफ जो होता है, रेट चार्ट, वो रेगुलरली देखते रहना पड़ता है कि भाई काउंसिल की मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ। कि 50 मीटिंग की है तो 50 बार रेट चेंज किए होंगे, तो सारे रेट मुंह पे याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। बट एक बेसिक आइडिया आ जाता है कि सर्विस कैटेगरी है तो 18% ही है। बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, कोचिंग सर्विसेज, जो भी रेस्टोरेंट सर्विसेज, होटल सर्विसेज, जहां जहां पे भी है मेजोरिटी में 18%, बट कहीं कहीं पे 5% भी हो सकता है, वैसा तो याद रखना डिफिकल्ट है। अब जब काउंसिल के डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है, वोटिंग की बात हो रही है, तो इन सबका तो एक एक वोट है, इस बेचारे का भी एक ही वोट है। तो देख रहे हो टोटल में यूनियन के वोट की वैल्यू तो बहुत कम है। 30 स्टेट्स में अगर आपका एक वोट है तो 1/30 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। आप बोलोगे तो आपकी चलेगी कहाँ, वो 29 जो बोलेंगे वही होगा। समझ आ रहा है, हर स्टेट अपना फायदा देखता है। तो इनका तो फिर वेटेज बहुत कम हो गया। तो बोला हम वोटिंग एवरेज से करेंगे, सबको वोट्स मिलेंगे बट वेटेड एवरेज होगा। टोटल वोट जो भी कास्ट होंगे ना, उसमें यूनियन के वोट का वेट होगा 1/3 और स्टेट के वोट का वेट होगा 2/3, कंबाइंड, सारे स्टेट्स का कंबाइंड वेटेड एवरेज निकालेंगे। मतलब यूनियन का बेचारे का सिर्फ एक वोट का रेशियो 1/30 हो तो कोई सेंस नहीं है, लेकिन 1/3 हो तो वेटेज बढ़ गया ना, 1/3 मतलब 33% हो गया। तो इसके एक वोट की वैल्यू 1/3 के बराबर, इन सब के कंबाइंड वोट्स की वैल्यू 2/3 के बराबर, वेटेड एवरेज। और जो भी डिसीजन पास होगा, जैसे कंपनी लॉ में अपन पढ़ते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन, वैसे यहाँ पे है 3/4 मेजोरिटी, 3/4 मेजोरिटी से डिसीजन पास होते हैं। और ये 3/4 ऐसे गिना जाता है वेटेड एवरेज करके। ये सारी बातें हैं जो जीएसटी काउंसिल के बारे में इन्होंने बोली है, सब अपने सिलेबस का पार्ट है। तो ये शॉर्ट नोट भी आ जाती है अबाउट जीएसटी काउंसिल। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। बोलो, बात समझ आई, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इसमें हमने काफी सारे पॉइंट्स देख लिए कि भाई जीएसटी कब से आया, कौन कौन से नाम से लग रहा है, कौन से एक्ट पास हुए, ठीक है, कौन कौन से रेट जीएसटी के अप्लाई हो रहे हैं, डिसीजन कौन ले रहा है कि भाई जीएसटी कैसे अप्लाई करना है, दैट इज जीएसटी काउंसिल। अब एक लास्ट पॉइंट ले लेते हैं जो इस सब में बचा है, दैट इज जीएसटी कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन सेस एक्ट का नाम है जीएसटी कॉम्पनसेशन टू द स्टेट्स एक्ट। ऑफ कर दो, ऑलरेडी कूलिंग तो कम ही है, ठीक है। चलो, हाँ, जीएसटी कॉम्पनसेशन टू द स्टेट्स एक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में वो सेंटर वर्सेस स्टेट का झगड़ा हो रहा था, ठीक है, ये दोनों का। अब बोला जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होंगे विद इन द सेम स्टेट, तो बोले आधा टैक्स आपका आधा हमारा, ये झगड़ा हो रहा था। सारी स्टेट गवर्नमेंट बोली सर रेवेन्यू कम हो जाएगा,
आप 50% कमाई ले जाओगे तो जो हमारी सरकार 100 करोड़ कमा रही थी महीने को 50 हो जाएगा। तो खर्चा कैसे चलाएंगे? स्टेट भी तो चलाना है, हमारा भी अपना बजट है। इस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप थोड़ा शांति रखो। पहले तो ये है कि जीएसटी का कानून आएगा तो जीएसटी में ज्यादा लोग जुड़ेंगे, हम ज्यादा लोगों को कवर करने की ट्राई करेंगे, तो पब्लिक बढ़ेगी। जब पब्लिक बढ़ेगी तो ये 100 करोड़ का नंबर भी बढ़ेगा। तो आप जो आज देख रहे हो कि आपका 100 का 50 हो गया, 100 का 50 नहीं होगा, 100 का कलेक्शन ही अगर 150 हो गया तो आपका भी तो 75 रहेगा। तो बोला धीरे धीरे आप 100 करोड़ तक पहुंच जाओगे, प्री जीएसटी लेवल तक आ जाओगे। और जब तक ये नहीं होता है हम आपको देंगे कॉम्पनसेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर स्टेट को प्रॉमिस किया कि इनको मिलेगा कॉम्पनसेशन जब तक ये लोग प्री जीएसटी लेवल पे नहीं आ जाते। मतलब जीएसटी आने से पहले जितना टैक्स कमा रहे थे उतना टैक्स जब तक वापस कमाने नहीं लग जाते एसजीएसटी के थ्रू, तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक स्टेट को कॉम्पनसेशन बांटेगी हर महीने रेगुलर बेसिस पे। अब ये प्रॉमिस तो कर दिया, सारे स्टेट्स फिर अग्री भी हुए, लेकिन फिर सरकार को जो उनके एडवाइजर्स होंगे उन्होंने बोला, उन्होंने सर क्या कमिटमेंट देके आ गए, इसका पैसा कहाँ से आएगा? और अगर सीजीएसटी आईजीएसटी में से ही बांटना था तो फिर ये कर ही क्यों रहे हो, उनको नाराज क्यों कर रहे हो? पूरा एसजीएसटी लगा दो स्टेट में। तो बोले नहीं नहीं, सीजीएसटी एसजीएसटी तो अपना पैसा है, उसमें से नहीं देना है। बोले सर फिर हर महीने कॉम्पनसेशन देंगे कहाँ से? इनको तो नुकसान स्टार्टिंग में 2-5 साल तो जाएगा। बोले तो पब्लिक से ही लेना पड़ेगा। बोले पब्लिक से ऑलरेडी इतना टैक्स ले रहे और कितना लेंगे? बोले ऐसे नहीं होता है, कुछ रीजन ढूंढो। पब्लिक से सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी वसूलने के बाद भी आप और जीएसटी वसूलना चाहते हो ताकि इनको कॉम्पनसेट किया जा सके। डायरेक्ट बोलोगे ज्यादा नहीं हो जाएगा, पब्लिक बोलेगी सारा हमको ही लूट लोगे सारा तुम लोग आपस के झगड़े में, इसको ज्यादा चाहिए उसको कम दे रहे हो, तो जो उसकी भरपाई होगी हम करें, तो क्या मतलब हुआ फिर? बोले ऐसा नहीं होगा, एक काम करो, एक लिस्ट बनाओ, ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढो गुड्स एंड सर्विसेज जो या तो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है या पब्लिक की हेल्थ के लिए हार्मफुल है, लिस्ट बनाओ। इसको नाम देंगे हम सिन गुड्स। सिन मतलब पाप, SIN सिन। सिन गुड्स एक कैटेगरी है। इसमें कौन कौन से आएंगे? टोबैको प्रोडक्ट्स जो हेल्थ के लिए खराब है, कोल्ड ड्रिंक्स बेवरेजेस हेल्थ के लिए खराब है, लिकर हेल्थ के लिए खराब है, ठीक है। फिर पॉल्यूशन के लिए एनवायरनमेंट के लिए क्या खराब है? बोले सर कोल पेट्रोल, ठीक है, ये सब चीजें। और इसकी पूरी लिस्ट बना के लाओ, इसमें क्या क्या आता है, जितना टाइप का टोबैको अल्कोहल सिगरेट तंबाकू सिगार विगार जो बिकता है दुनिया में सबकी लिस्ट बना लो। इन सबके ऊपर लगा दो एक्स्ट्रा टैक्स, भी लगा ना सिगरेट के ऊपर। अब ये जो एक्स्ट्रा टैक्स आएगा इसको नाम दे दिया जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। इस सेस के थ्रू जो पैसा आएगा उसी से हम सारे स्टेट्स को कॉम्पनसेशन बांटेंगे। अब पब्लिक बोल रहे हैं कि सर ये तो बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, गलत किया। बोले क्यों पीते हो सिगरेट? हमने बोला क्यों डीजल वाली गाड़ी क्यों चलाते हो, पोल्यूशन कितना होता है, BRTS में जाओ इलेक्ट्रिक में, ठीक है। जब पहुंचोगे अलग बात है, लेकिन जाओ तो सही, समझ आ रहा है? तो बोले तुम लोग यार पोल्यूशन करते हो, हेल्थ खराब करते हो, तो वो ठीक है, हम उस पर टैक्स लगा रहे तो गलत है। बोले सर ठीक है लगा लो, क्या बोल सकते हैं, समझ आ रहा है? तो हार्मफुल प्रोडक्ट्स पे एक्स्ट्रा जीएसटी लगा दिया, जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। अब कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता। वो टैक्स कलेक्ट करके सारा स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट कर रहे हैं। ये 2017 में आया था। पहले बोला 5 साल तक इसको लगा के देखते हैं कॉम्पनसेशन सेस। अगर 5 साल के बाद सारे स्टेट्स ब्रेक इवन पे आ गए तो ये सेस बंद कर देंगे। बट 5 साल के बाद ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बीच में कोविड का टाइम भी था। स्टेट्स ने वोट किया यहाँ पे कि नहीं अभी हमारा तो रेवेन्यू कलेक्शन पूरा नहीं हुआ है, चलने दो इसको। तो फिर 2026 तक इसको फिर से एक्सटेंड किया। अभी ये 2026 तक एप्लीकेबल है। फिर रिव्यू करेंगे, जब सारे स्टेट्स का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा रेवेन्यू का, तब इसको हटा देंगे या इसका नाम चेंज करके सरकार जो है वो कलेक्शन करेगी। बट जो स्टेट्स को कॉम्पनसेट करने वाला प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा। तो ये टेम्पररीली एक्ट बनाया गया था 5-5 साल के लिए, अभी 2026 तक के लिए एप्लीकेबल है, फिर आगे देखेंगे। बात समझ आ रही? तो दिस वाज द बेसिक इंटेंशन कि ये जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस क्यों लगाया और किस पे लगाया। क्लियर? अब ये पूरा चैप्टर है अपना सिलेबस में अपन पढ़ने वाले हैं, तो उसमें कैलकुलेशन भी देखेंगे कि इसको गिनते कैसे, समझ आ गया? तो ये पूरा इंट्रोडक्शन वाला जो आपका पार्ट है वो सारा मैंने बता दिया कि जीएसटी किस तरीके से वर्क कर रहा है। आपको कुछ पूछना है या तक कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। क्लियर है सारे पॉइंट्स? इन्फॉर्मेशन ही थी आज तो, बाकी टेक्निकल पार्ट पे तो अभी सेक्शन वाइज तो अपन कुछ गए नहीं है। जो सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीजीएसटी एक्ट। जो 5 एक्ट मैंने आपको बताया, सीजीएसटी एक्ट इज 80% ऑफ योर सिलेबस। सबसे बड़ा एक्ट वही है, 174 समथिंग सेक्शन है उसके, 171। तो सारे नहीं पढ़ने हमें, बट टोटल बता रहा हूँ। बाकी फिर SGST, UTGST, कॉम्पनसेशन, IGST छोटे छोटे एक्ट है, 25-26 सेक्शन, 14 सेक्शन, 12 सेक्शन वैसा है। जो मेन सिलेबस है वो CGST का है और वही आपको नोट्स में कंटेंट में मिलेगा और फिर उसको अपने पूरा पढ़ के कवर अप करेंगे। कुछ कैलकुलेशंस भी हैं, थियरी भी है। टैक्सेशन का पेपर फुल प्रैक्टिकल नहीं है, इसके अंदर आपको आराम से 50% थियरी क्वेश्चंस भी मिलेंगे या 40% तो मिलेंगे, बाकी 60-70% सम्स रहते हैं। तो जीएसटी में कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स है जिसमें सम्स ही बनते हैं,
बाकी चैप्टर्स में थियरी बनती है। तो ये लॉ और प्रैक्टिकल का मिक्स है। जैसे आप कंपनी लॉ में केस स्टडीज पढ़ रहे थे, CAFM में सम सॉल्व कर रहे थे, उसका कॉम्बिनेशन हो गया। थियरी भी रहेगी, सम्स भी रहेंगे, तो दोनों पे आपको इक्वली मेहनत करनी है। बाकी पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो साथ साथ में आपको क्लैरिटी आएगी। मैं आपको इसमें सम्स, मॉड्यूल के सम्स भी सॉल्व कराऊंगा, एडिशनल क्वेश्चंस भी दूंगा, क्रैकर भी अपने देखेंगे, इसके आपका राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए। तो जो CAFM में अपन ने जैसे राइटिंग प्रैक्टिस किया है, सेम चीज आपको यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, तभी चीजें समझ में आएंगी। क्लियर हो रहा है? ठीक है, बस तो यहाँ पे फिर इसको एंड करते हैं, बाकी चीजें फिर कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ, काउंसिल वाला इसमें चेयरपर्सन प्लस स्टेट यूनियन, मतलब चेयरपर्सन कौन है वो मैंने बताया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो चेयरपर्सन है, और उसके साथ बाकी के स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर्स हैं। तो निर्मला सीतारमन एंड अदर स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, ये सबकी पूरी कमेटी है, इसको GST काउंसिल बोला जा रहा है। वैसा तो एक सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव और हर एक स्टेट का एक एक रिप्रेजेंटेटिव, इनको मिला के पूरी कमेटी बनती है। आया समझ में? और ये सब करने के लिए इनको कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड करना पड़ा, क्योंकि 2016 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था 17 के पहले, उसमें GST के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं था। और सरकार को ये टैक्सेस कलेक्ट करने का पावर कहाँ से मिल रहा है? कौन बोल रहा है कि सरकार ऐसा कर सकती है और हमें टैक्स देना ही पड़ेगा? ये पावर जो है ये मिल रहा है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करके GST ऐड किया गया और फिर GST इम्पोज किया गया। ठीक है, समझ आ रहा है? कुछ चीजें हैं जिसपे GST नहीं लगता है, अल्कोहलिक लिकर पे GST नहीं है, वो स्टेट एक्साइज ड्यूटी का सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी पे GST नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्सेशन का सब्जेक्ट है। टैक्स लगता है बट GST के नाम से नहीं लगता है। पेट्रोल पे अभी फिलहाल GST नहीं है, इन फ्यूचर लगाना होगा तो ये काउंसिल डिसीजन लेके लगा सकती है। तो उन्होंने क्या किया, GST पेट्रोल पे लगाया नहीं डायरेक्टली, बट बोला कि काउंसिल को पावर दे दिया कि इन फ्यूचर तुम सब लोग मिलके जिस दिन मेजोरिटी से फैसला करोगे क्या पेट्रोल पे 40% या जो भी रेट पे GST लगाना है तो लगा लेना। अब इसमें देखो स्टेट का भी बोलने का पॉइंट आ गया, यूनियन वालों का भी अपना पॉइंट आ गया। तो ये सब लोग मिलकर डिसीजन लेंगे तभी होगा, तब तक नहीं होगा। बात समझ आ गई? क्लियर? और कुछ पूछना है? कुछ क्वेरी? क्लियर सारे पॉइंट्स? चलो, तो ये टॉपिक भी अपना यहाँ पे कंप्लीट है।